सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षा आने वाली है और कक्षा 9 का विषय हिंदी, इसका अपन सैंपल पेपर कर रहे थे। उसके 2 क्वेश्चन अपन पहले सेक्शन में कर चुके हैं और अभी तीसरा क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं। तो आइए करते हैं अपने ये तीसरा क्वेश्चन। अपने है व्यवहारिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको इनमें से 4 के उत्तर देने हैं। तो मैं आपको 16 यहाँ 5 क्वेश्चन करके बताऊंगी। तो इसमें बात आई है उपसर्ग और प्रत्यय की। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसको है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को इजीली हल कर सको। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि या प्रारंभ में या शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो आप इसकी परिभाषा को ऐसे याद रखना कि जब अपना शब्द की शुरुआत होती है तो शुरू में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो अब इस आधार पे अपन प्रत्यय और उपसर्ग वाले प्रश्नों को हल करते हैं। प्रस्थान शब्द में उपसर्ग है। क में प्रस, ख में प्र, ग में प्रस्थ और घ में स्थान। तो अब आपको एक बात मैं ये बता दूं कि जब अपन उपसर्ग लगाते हैं तो जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, इस तरह से इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो उपसर्ग छांटने के बाद जो शब्द बनता है उसका अर्थ होना चाहिए, यानी वो सार्थक शब्द होना चाहिए। उपसर्ग लगाना या उपसर्ग अलग करने के बाद जो शब्द बनता है वो सार्थक होना चाहिए। तो इसमें स्थान शब्द है, तो स्थान किसी जगह का सूचक है, जगह है, तो इसमें अपने प्र उपसर्ग लगाया तो ये हो गया प्रस्थान, इसलिए इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्र उपसर्ग इसमें लगेगा। अधि उपसर्ग वाला शब्द है। अब अधि कौन से शब्द में लगा हुआ है? अधिगम है, अधिग है, धिगम है या अधि है। यानी इसमें यह पूछा है कि अधि उपसर्ग लग करके कौन सा शब्द बना है। तो इसमें अधि लग करके जो शब्द बना है वो है अधिगम, वो है अधिगम, यानी गम और गम की शुरुआत में लग गया अधि, तो इसलिए इसका क ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। प्रत्यय आपकी समझ में आ गया होगा, जो शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे सजावट है, जावट है, आवट है या सजाव है। यानी सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें आवट जो प्रत्यय है वो सजा में लगा हुआ है, तो इसलिए सजा में आवट प्रत्यय लगा दिया, हो गया सजावट। तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में प्रत्यय एवं मूल शब्दों को सही विकल्प के रूप में चुनिए। जैसे प्रकाश प्लस इत, इसमें इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो इस शब्द बन जाता है प्रकाशित। शासक प्लस किए, इसमें किए की जगह अगर ये होता तब ये शब्द बन जाता शासकीय, लेकिन किए ये प्रत्यय नहीं है। भावुक प्लस ता, इसका शब्द बन जाता है भावुकता। मानव प्लस ये, इसका शब्द बन जाता है मानवीय। तो इसमें जो शासक प्लस किए है इसमें प्रत्यय सही नहीं है। तो मैंने आपको भी बताया कि इनमें एक गलत कौन सा है, जो सेकंड नंबर है वो गलत है, क्यों शासक प्लस किए नहीं होता, इसमें शासक प्लस ये होता है। इसलिए अपने 3 सही है, पहला, तीसरा और चौथा। तो ये अपने घ विकल्प में लिखा हुआ है कि कथन 1, 3 और 4 सही है, तो इसका उत्तर है वो घ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलम 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम ए में पूरा शब्द लिखा हुआ है और ब में इनके टुकड़े किए हुए हैं, इनके उपसर्ग छांटे हुए हैं। तो अनुमान है, अनुमान का अनु प्लस मान, यानी एक कॉलम के साथ 3 नंबर का मिलान होगा।
दूसरा है प्रभाव, प्र प्लस भाव, तो 2 नंबर के साथ कॉलम 2 का 1 नंबर आएगा। स्वदेश, स्व प्लस देश, तो 3 नंबर के सामने कॉलम 2 का 2 पॉइंट आएगा। ये इसके सही टुकड़े हैं। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि अनुमान, तो इसका अनु प्लस मान यानी 1 का है 3 नंबर सही। प्रभाव, तो दूसरे का 1 नंबर सही यानी प्र प्लस भाव। और तीसरा है स्वदेश, तो ये जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है स्व प्लस देश, तो इसलिए इसका जो घ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी 5 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको 4 हल करके आने हैं परीक्षा में, लेकिन यहाँ में आपको उत्तर है वो 5 के बताऊंगी। तो इसमें बात पूछिए आपके, कॉलम 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी समास बताने हैं। तो कॉलम 1 में लिखा हुआ है महात्मा, माता पिता और चतुर्भुज, और कॉलम 2 में लिखे हैं द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व। यानी महात्मा है वो कौन से समास का उदाहरण है? तो महान है जो आत्मा, इसका विग्रह होता है महान है जो आत्मा। तो कर्मधारय जो समास होता है इसमें विशेष्य और विशेषण होता है, तो महान आत्मा है, इसमें कर्मधारय समास है। माता पिता, बीच में जो योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, इसको माता और पिता कहते हैं। तो द्वंद्व जो समास होता है उसमें ये योजक चिन्ह होता है या और से जुड़ते हैं, तो 2 नंबर के सामने कॉलम 2 का 3 नंबर आएगा। फिर है चतुर्भुज, 4 है भुजें जिसके, तो संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो आते हैं द्विगु समास में, तो 3 नंबर के सामने वो कॉलम 2 का 1 नंबर आ जाएगा। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जो इसका ख ऑप्शन है ये राइट है। क्यों? कि महात्मा का मैंने आपको कर्मधारय समास बताया, माता पिता का 3 नंबर का द्वंद्व बताया, और चतुर्भुज का आपको द्विगु बताया। तो ये सारी शर्तें ख कॉलम में सही हो रही है, तो इसका आंसर वो ख हो जाएगा। लंबोदर समस्त पद का सही विग्रह होगा। लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, तो ये कौन सा समास हो गया? ये समास आपका हो गया बहुब्रीहि और इसका विग्रह हो गया लंबोदर। लंबा उदर है वो गणेश जी को कहते हैं, तो जब शब्द का तीसरा अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है, तो इसका विग्रह तो ये हो गया। और अगर समास आपको पूछे तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। 9 रत्नों का समूह का समस्त पद होगा। 9 रत्नों का समूह का, क में है नवरत्न, ख में है नावरत्न, ग में है नवरत्न और घ में है 9 ग्रह, तो 9 रत्न यानी 9 रत्न, इसका जो ग ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि इसमें समास कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु, क्योंकि संख्यावाची शब्द है वो द्विगु समास में आते हैं। तत्पुरुष समास का सही उदाहरण माता पिता, तो ये आपको पता है कि माता और पिता ये तो द्वंद्व का उदाहरण है। अकाल से पीड़ित, यह आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ख ऑप्शन है इसका सही हो जाए, यानी अकाल से पीड़ित। तो तत्पुरुष जो समास है इसमें 7 विभक्तियों के जो चिन्ह आते हैं, तो 7 विभक्तियों के चिन्ह जहां आ रहे हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी शंकर जी, ये समास किस प्रकार का उदाहरण है? चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी जिसके सिर पे चंद्रमा हो, तो किसके सिर पे चंद्रमा है? शंकर भगवान के। तो इसका अलग अर्थ हो रहा है, तो इसमें होता है बहुव्रीहि समास, तो इसका जो घ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसार अर्थ के आधार वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी क्या कि 4 प्रश्न आपको करने हैं और दिए हुए हैं 5, तो मैं आपको इन 5 के अर्थ यहाँ बता रही हूँ, यानी 5 क्वेश्चन समझा देती हूँ। कोरोना अभी गया नहीं है,
अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? तो जब न आ जाता है तो वो होता है निषेधवाचक। तो इसमें अपने नहीं आ गया, तो इसका जो ख ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कोरोना अभी गया नहीं, ये है निषेधवाचक वाक्य है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। भारत विविधता में एकता वाला देश है, इसके अंतर्गत विधानवाचक शब्द आएगा, यानी विधानवाचक, यानी ये बात सही है, इस नियम में लिखी हुई है, वो होता है विधानवाचक। या कोई कार्य निश्चित टाइम पे हो जाता है, उसमें भी विधानवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, राकेश घूमने गया, ये साधारण वाक्य है। राकेश घूमने नहीं गया, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। नैमिषारण्य किस राज्य में है, इसमें आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका ये गए सेक्शन है वो सही हो जाएगा। ये नैमिषारण्य किस राज्य में है, तो ये प्रश्नवाचक दृष्टि से सही है। मैं लिखता हूं वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। मैं लिखता हूं, क्या मैं लिखता हूं, मैं नहीं लिखता हूं, तो इसका जो गए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि क्या मैं लिखता हूं। मैं लिखता हूं ये साधारण वाक्य है, और जब इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो बनेगा क्या मैं लिखता हूं, तो इसका गए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, तुम खेलने जाओ, क्या तुम जाना चाहते हो, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो आज्ञावाचक वाक्य होता है कि जिसमें आपको आदेश दिया जाता है भाई आप ये करिए, तो इसमें क्या ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है तुम खेलने जाओ, तो इसका आपके क्या ऑप्शन सही हो जाएगा कि तुम खेलने जाओ। आज्ञा दी गई है कि आपको दूसरा कार्य नहीं करना, आपको खेलने ही जाना है। अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपको 4 के उत्तर देने, और ये अलंकार से संबंधित है। निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए। अब आपको सबसे पहले रूपक अलंकार की परिभाषा आनी चाहिए। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, जैसे रीना का मुख ही चंद्रमा है, यानी मुख में और चंद्रमा में भेद नहीं, चंद्रमा के ऊपर मुख का आरोप कर दिया, यानी रीना का मुख ही चंद्रमा है, चंद्रमा है, मुख बिल्कुल चंद्रमा ही बन गया, आरोप कर दिया। तो जहां आरोप किया जाता है, विशेष से आरोप किया जाता है, वो होता है रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप, तो इसमें पहले में काली घटा का घमंड घटा, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वे बिचारी चोर, पायो जिमिने राम रतन धन पायो, आए महंत वसंत। तो इसमें आए महंत वसंत, इसमें आपके रूपक अलंकार है, क्यों महंत पे वसंत का आरोप। अगला क्वेश्चन, यमक अलंकार का सही उदाहरण, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, देख लो साकेत नगरी है यही, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, काली घटा का घमंड घटा। तो अब आपको पहले यमक अलंकार की अगर परिभाषा आ रही है तो आप इसमें पहचान सकते हो कि कौन से ऑप्शन में है। यमक अलंकार वहां होता है कि एक जैसा शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुना, मादक ता अधिकाय, खाए बोराय नर पाए बोराय। तो इसमें एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना, यानी कनक कनक सेम शब्द है और 2 बार है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए उसमें यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण में आपको और देती हूँ, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यानी जो रानियां 3 समय खाना खाती थी वो अब 3 बेर खा के जिंदा रही थी। तो एक बेर का अर्थ हो गया
3 वक्त, और एक बेर का अर्थ होता है खाने वाले बेर। तो शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, वहां यमक अलंकार होता है। तो इसमें जो अपना घ ऑप्शन है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक तो काली घटा जो आसमान में घटा उमड़ घुमड़ करके आती है, और दूसरा उसका घमंड घटा यानी घमंड कम हो गया। तो घटा शब्द 2 बार है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार इसमें हो जाएगा और इसका घ ऑप्शन वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में उपमा अलंकार होगा। अब उपमा अलंकार की परिभाषा आपको अगर आती है तो आप इसको हल कर सकते हो। उपमा अलंकार जहाँ सा, सम, सरिस ऐसे शब्द आ जाते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। तो इसमें है मशक समान रूप कपित धरी, ख ऑप्शन है इसमें आपके, क्योंकि समान दिख रहा है तो इसमें आप सीधा उपमा अलंकार कर सकते हो। उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ पे मानो, जानो, जेहू, तेहू ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इनमें आपको जहाँ जानो, मानो, जेहू, मनु वो शब्द दिखता है तो उसमें आप उत्प्रेक्षा अलंकार कर सकते हो। तो जो अपना ख ऑप्शन है, लट लटकनी मनुमत मधुपगन माधप मधु ही पिए, तो इसमें मनु आ गया ना, इसलिए ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां पर 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां शब्द की 1 से अधिक आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। आपका जो क ऑप्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी अर्थ बताया था कि जब 2 शब्द आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो। अब अगला क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक में से, पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें से आपको उत्तर देने हैं। ये पैराग्राफ आपके पाठ्य पुस्तक आई है। गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है? तो गद्यांश में लिखा हुआ है कि टोपी से हमेशा कीमती रहा है, तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां न्योछावर होती है? तो लेखक के अनुसार जूते पे कितनी टोपियां न्योछावर होती है? इसमें आपके 25 टोपियां न्योछावर होती है, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो इसका घ ऑप्शन हो जाएगा। लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा था? तो अपन ने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें किसका जूता फटा हुआ है? प्रेमचंद जी का। तो जो क ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ है। ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो गद्यांश है लिया किस पाठ से? प्रेमचंद के फटे जूते। जो अपना ख ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। गद्यांशों के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है? तो गद्यांशों के अनुसार टोपी की कीमत है 8 आने बताई गई है, क्योंकि इस गद्यांश में बात साफ लिखी हुई है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता के पुरस्कार में क्या मिला था? इसमें महादेवी वर्मा को है वो चांदी का कटोरा मिला था। ये जब अपन ने पाठ पढ़ा था तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा मिला था। लासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? लासा का जो पाठ पढ़ा था उसमें घोड़ा क्या धीरे धीरे चल रहा था, तो अपना जो क्या ऑप्शन है बहुत धीरे धीरे चल रहा था, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन के भरिए। पहले तो अपन ने पढ़ा था गद्यांश, जो सीधा पाठ होता है उसको गद्यांश बोलते हैं, और जो कविता जैसी होती है, कविता होती है, उसको पद्यांश बोलते हैं। तो ये गद्यांश और पद्यांश में फर्क है। पहला क्वेश्चन गद्यांश का था और ये 9वां जो क्वेश्चन है ये पद्यांश का है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं? सुबह सुबह बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक ऐसे विवरण की तरह लिख जाना चाहिए। इसी सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी?
गेंदे क्या दिमकू ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। तो ये आपके पद्यांश लिखा हुआ है और इसी में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कैसी सड़कों पर बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये शुरू में आया है कि कोहरे से ढकी सड़कों पे बच्चे काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है, तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है, तो अभी अभी अपने पैराग्राफ पढ़ा है कि दिमकू ने खा लिया है, तो इसका क्या ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि दिमकू ने खा लिया है। काव्यांश के अनुसार किस में ढह गई है मदरसों की दीवारें, तो अगर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा है तो इसमें लिखा होता है कि जब भूकंप आया था तो मदरसों की दीवारें ढह गई है, तो इसका जो ग ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस पद्यांश के रचयिता कौन है, यानी इसको लिखा किसने है, तो ये पाठ है राजेश जोशी द्वारा लिखा हुआ है, इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चों ध्यान रखना कि रचयिता ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में कई बार आता है। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कैदी और कोकिला कविता में गहना किसको कहा है, तो इसमें हथकड़ियां हैं उनको गहना कहा गया है। ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए, तो ग्राम श्री जो कविता है उसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत है। इस तरह से अपने ये प्रश्न पूरे कर लिए हैं और आगे जो प्रश्न लिखे हुए हैं खंड ब में वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से हैं, तो आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके इन प्रश्नों को हल कर लेना, तो परीक्षा में किसी तरह की आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और आपके कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई अलंकार है या उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो ये बात आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो और मैं आपका समस्या का समाधान करूंगी।